बिजनेस ये वर्ड सुनते ही हम में से हर एक कोई आम इंसान इसको एसोसिएट करेगा अपनी लाइफ को फाइनेंशियली बेटर करने से, लेकिन ये इंडिविजुअल अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपनी डॉटर, हर एक उस चीज को दांव पर लगा देता है सिर्फ अपने बिजनेस के लिए विदाउट एनी हेजिटेशन। क्या है असल में उस इंसान के दिमाग में जो कि टीवी पर अपनी बेटी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है, लीडिंग टू हर प्रेगनेंसी। अब ये बात सिर्फ बिजनेस से पैसे कमाने की नहीं रह जाती, बल्कि बिजनेस से सक्सेसफुल होकर बेटर, सुपीरियर और दूसरों से ज्यादा पावरफुल फील करने की है, जहां दूसरे लोग तुम्हारे सामने है सिर्फ अ पार्टिकल ऑफ डस्ट। 360 प्लस मिनट्स का कंटेंट आपके लिए इस वीडियो में अंडर 30 मिनट्स। टुडे वी टॉक अबाउट अ ब्रिलियंट बिजनेस माइंड विद अ हॉरिफिक साइड, विंसेंट कैनेडी मैकमैन। I wish I could tell you the real stories. Holy shit. 75 प्लस ईयर्स के जिस विंस मैकमैन को आज हम जानते हैं, उनका बचपन शुरुआत से ही काफी मुश्किल था। अपने फादर से वो 12 साल की उम्र में जाके मिले थे, क्योंकि इससे पहले वो जिस इंसान के साथ रहते थे वो उनके स्टेप फादर थे, जो कि उनको बचपन में बहुत मारा करते थे। और जो बचपन की मेमोरी है विंस मैकमैन की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अब फाइनली जब वो अपने फादर से जाके मिलते हैं तो उन्होंने ऐसा इमेजिन किया था कि बहुत अच्छा वो मोमेंट होगा जब अपने पिताजी से फाइनली 12 साल के बाद पहली बार वो जाके मिलेंगे। लेकिन उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा खास था नहीं। उनके असली पापा ने भी उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसा विंस मैकमैन चाहते थे। इवन जिस कंपनी को आज हम WWE के नाम से जानते हैं, विंस मैकमैन ने वो अपने फादर से ही खरीदी थी, क्योंकि वो अपने पापा के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहते थे। और इस पूरी चीज को अचीव करने के लिए उनको काफी टाइम लगता है, क्योंकि उनके फादर का जब लास्ट स्टेज चल रहा था लाइफ का, तब जाके उन्होंने अपने बेटे यानी विंस मैकमैन के सामने जाके बोला कि कैसे वो उन पर काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं, कितना अच्छा विंस मैकमैन का बिजनेस माइंड है। और रेयरली कभी ऐसा होता है कि हमको विंस मैकमैन इमोशनल दिखे, लेकिन इस चीज को बताते हुए विंस मैकमैन भी इमोशनल थे। अपने डैड से कंपनी खरीदने के बाद विंस मैकमैन का एक ही गोल था कि रेसलिंग को, WWE को वो मेन स्ट्रीम लेके जाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने एक रेसलमेनिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया। और प्लान इसको लेके कुछ ऐसा था कि विंस मैकमैन ने अपनी सारी जो जायदाद है, अपने जो सारे पैसे हैं, वो इस इवेंट पर लगा दिए थे। और हल्क होगन का ये कहना था कि अगर रेसलमेनिया पहला इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो आज WWE कंपनी भी बंद हो जाती। हल्क होगन वो नाम था जिसकी वजह से इस WWE कंपनी की फाउंडेशन रखी गई। हालांकि होगन और विंस मैकमैन के रिलेशन भी बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर बहुत सारे एलिगेशंस विंस मैकमैन पर लगे थे उनके करियर के शुरुआती टाइम से। ड्रग की यहाँ पे बात हो रही है, सेक्सुअल अब्यूज की यहाँ पर बात हो रही है, और इसकी वजह से होगन को ही अगेंस्ट जाना पड़ा विंस मैकमैन के इन कोर्ट। लेकिन सरप्राइजिंगली सारी बातें होगन ने यहाँ पर विंस मैकमैन के लिए बोली वो उनके फेवर में थी, क्योंकि होगन हमेशा से ये बोलते हुए आए हैं कि अगर विंस मैकमैन ना होते तो शायद वो इस तरीके से आज ना जाने जाते इस रेसलिंग वर्ल्ड में, इस पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि एक हीरो की तरह विंस मैकमैन ने होगन को हमेशा ही टेलीविजन पे दिखाया था, जो कि विंस मैकमैन की WWE कंपनी के लिए भी एक बहुत सक्सेसफुल मूव था। जिस तरीके से विंस मैकमैन के फादर विंस मैकमैन के ऊपर काफी हार्श थे, सेम यही चीज विंस मैकमैन भी अपने बच्चों के लिए थे, क्योंकि शेन मैकमैन के साथ उनके रिलेशन एक फादर और सन के काफी ज्यादा अलग थे। शेन मैकमैन हमेशा से ही इस बिजनेस में साथ देना चाहते थे विंस मैकमैन का, लेकिन विंस मैकमैन का कहना यह था कि अगर तुम्हें अपने आप को खुद कुछ प्रूव करके दिखाना है तो वैसे ही इस कंपनी को मेरे से खरीदो जैसे मैंने अपने फादर से खरीदी थी। एक पॉइंट पर शेन मैकमैन UFC खरीदने के लिए भी बोलते हैं विंस मैकमैन से कि ये कंपनी तुम मुझे खरीद के दे सकते हो, मैं तुमको बिजनेस में प्रॉफिट बना के दूंगा। लेकिन विंस मैकमैन की नजर में, क्योंकि शेन मैकमैन एक गुड गाय थे, तो वो कभी भी बिजनेस के लिए गुड फिट थे ही नहीं। मौका तो एक ऐसा भी आता है कि जब विंस मैकमैन के सामने शेन मैकमैन बिजनेस के लिए ऑफर लेके जाते हैं, तो शेन मैकमैन के सामने खाना खाते हुए ही विंस मैकमैन ने नाइफ दी और बोला कि अगर तेरे में सच में दम है तो मुझे इस नाइफ से स्टैब करके दिखा। अगर तेरे अंदर इतना दम है, तू ये काम कर सकता है, तो मैं मान लूंगा कि तू बिजनेस के लिए एक अच्छा बंदा है। यानी क्लियरली विंस मैकमैन का कहना था कि अगर इस बिजनेस के अंदर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो एक गुड गाय बनने से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। विंस मैकमैन की तरह ही शेन मैकमैन की भी विश थी कि अपने फादर के सामने वो उनको प्राउड फील कराएं, और ये मोमेंट उनको फाइनली मिलता है रेसलमेनिया 32 के बाद, जब अपने फादर के लिए, एक बिजनेस के लिए उन्होंने वो मूव किया जिसको हम आज तक याद रखते हैं, और वो है हेल इन अ सेल के ऊपर से जंप करना। और इसके बाद जब शेन मैकमैन बैक स्टेज जाते हैं तो अगेन ये वो उन कुछ रेयर मूवमेंट्स में से है जब शेन मैकमैन की वजह से विंस मैकमैन की आंखों में आंसू थे, और शेन मैकमैन भी अपने फादर विंस मैकमैन की रिस्पेक्ट इस इंसिडेंट से अर्न करते हैं। देखो यार, एक ही बात बोलूंगा मैं कि 20,000 का लाइक है मैं इस वीडियो में, क्योंकि इस तरीके की वीडियो को बनाने में यार मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। तो अगर आप इस तरीके की वीडियो को अप्रिशिएट करोगे तो मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा कि आगे भी ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। तो 20,000 लाइक्स अभी कर दो नीचे से। I remember being just so pissed that they did things this way.
विंस मैकमैन ने अपने पूरे WWE के करियर में कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए जो कि उनके सिर्फ बिजनेस ड्रिवन थे। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि रियल लाइफ में इसका इंपैक्ट किस तरीके से किस बंदे पर, किस सुपरस्टार पर पड़ने वाला है। वेंट जो कि WWE की एक एरा में चैंपियन थी, अग्रीमेंट नहीं होता दोनों पार्टीज के बीच में कि टाइटल हारे हैं, लेकिन विंस मैकमैन को वो चीज चाहिए थी। तो बस किसी मैच के एक पॉइंट पर सिर्फ ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है विंस मैकमैन की तरफ से कि वेंट को पिन करना है। रेफरी केयर नहीं करेगा कि क्या 3 पिन हुए हैं या फिर नहीं, और इस तरीके से वो जो टाइटल है ले लिया जाता है। और जो मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब के नाम से जानते हैं, ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स का मैच, जिस मैच में ब्रेट हार्ट को अपने होम टाउन में टाइटल हारना नहीं था, विंस मैकमैन उस डिसीजन को फोर्स करते हैं, टाइटल वहां पे भी जाता है। और इसके ठीक बाद ब्रेट हार्ट ने ना सिर्फ स्पिट किया था विंस मैकमैन के मुंह पर, बल्कि बैक स्टेज का पूरा इंसिडेंट है जब ब्रेट हार्ट ने एक जोर से पंच किया विंस मैकमैन को, जिसकी वजह से विंस मैकमैन को कंकशन भी होता है। और ट्रिपल एच भी इस बात को बताते हैं कि उनको ऑलरेडी पता था कि किस तरीके से सब कुछ सेटअप किया गया है। ब्रेट हार्ट के अलावा हर कोई जानता था कि आज क्या होने वाला है। और थोड़ा फनी वे में भी इस बात को ट्रिपल एच बोलते हैं कि क्योंकि उनको पता था कि ब्रेट हार्ट बहुत गुस्से में है और विंस मैकमैन को आके मारने वाले हैं, तो ये चीज ट्रिपल एच नहीं देख सकते थे, इसलिए वो ये सारा इंसिडेंट होने से पहले ही वहां से चले जाते हैं। स्पेशली अगर हम अमेरिका की बात करें तो आपको पता है वहां पर कलर को लेकर जो रेसिज्म है वो कुछ अलग तरीके का है। तो जब रॉक का आइडिया पहली बार पिच किया जाता है कि वो चैंपियन बनेंगे, तो रॉक खुद विंस मैकमैन से जाके पूछते हैं कि मैं एक ब्लैक पर्सन हूं, क्या तुम मुझे चैंपियन बनाना चाहोगे? तो इस पर विंस मैकमैन कहते हैं मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे तुम्हारे चैंपियन बनने से बिजनेस मिल रहा है तो मेरे लिए उससे ज्यादा और कोई चीज मैटर ही नहीं करती। WWE का वो टाइम था जब विमेंस डिवीजन में सुपरस्टार्स को सिर्फ एक टॉय की तरह ट्रीट किया जाता था कि इनकी वजह से हमको टेलीविजन पर रेटिंग मिलती है, और इसकी वजह से ही विंस मैकमैन बार बार अपने टीवी पर ऐसे सेगमेंट्स को कंटिन्यू करते थे। इवन हद पार तो तब हो जाती है जब विंस मैकमैन ने खुद आइडिया दिया था टेलीविजन पर अपनी ही डॉटर के साथ एक रोमांटिक कपल वाली स्टोरी लाइन को लेके आने का, जहां पर इवेंचुअली वो अपनी डॉटर के साथ ही टेलीविजन की स्टोरी लाइन में उनको प्रेग्नेंट करेंगे। लेकिन स्टेफनी मैकमैन को ये वाला जो आइडिया वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। ट्रिपल एच बताते हैं कि स्टोरी लाइन की वजह से जब टेलीविजन पर फैंस स्टेफनी मैकमैन के लिए चैंट कर रहे थे, तो ये चीज विंस मैकमैन को अपनी बेटी के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगता है, और वो ट्रिपल एच से कहते हैं दिस इज मनी। विंस मैकमैन का दिमाग बिजनेस के लिए कहां तक जा सकता है, इसका आइडिया आपको इस बात से भी पता चल जाएगा। जब ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन की शादी होनी थी, तो ओरिजिनल प्लान विंस मैकमैन के दिमाग में यह आया था कि वो एक्चुअल में जो रियल वेडिंग है उसको WWE के एक PPV शो में करेंगे, ताकि वो इस चीज के भी पैसे कमा सकें। और जब स्टेफनी मैकमैन ने अपनी शादी जैसी पर्सनल चीज को ये करने से मना कर दिया, तो उल्टा विंस मैकमैन अपनी बेटी से बोलते हैं कि तुम खुद के लिए बहुत सेल्फिश हो, तुम बिजनेस के बारे में नहीं सोचती। विंस मैकमैन की वाइफ लिंडा मैकमैन वो कभी भी WWE टेलीविजन पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन विंस मैकमैन को अपनी फैमिली को टीवी में इंट्रोड्यूस करके पता था कि वो दूसरी स्टोरी लाइन के एंगल्स भी निकाल सकते हैं, तो वो फोर्सफुली अपनी वाइफ को टेलीविजन पर लेकर आते हैं। इवन विंस मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन का मैच भी WWE में हो चुका है, जहां पर लिंडा ने अपनी बेटी के बारे में साफ साफ अपने हस्बैंड यानी विंस मैकमैन से बोला था कि अगर इस मैच में मेरी बेटी को जरा भी चोट आती है तो उसी पॉइंट पे मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, क्योंकि उनके लिए बिजनेस से ज्यादा मैटर करती थी उनकी फैमिली। लेकिन विंस मैकमैन का इसके बारे में सोचना बिल्कुल ऑपोजिट था। दिमाग कुछ विंस मैकमैन का इस तरीके से चलता था कि उनके लिए तो कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं थी कि वो अपनी फैमिली को स्टोरी लाइन में यूज करे। वो इवन आज भी ये मानते हैं कि उनको फील नहीं होता कि उनकी फैमिली मेंबर्स में से कभी भी किसी को भी किसी पॉइंट पर भी किसी स्टोरी लाइन में भी किसी भी चीज से प्रॉब्लम हुई है। दिमाग कुछ इतना भयंकर विंस मैकमैन का चलता था कि ये वाला इंसिडेंट आज भी फैंस के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जब लिमोजीन के अंदर विंस मैकमैन खुद को ही ब्लास्ट कर देते हैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन का एंगल दिखाने के लिए कि WWE का ओनर ही अब इस दुनिया में नहीं रहा है, और ये चीज उस टाइम पर इतनी ज्यादा वर्ल्ड में रियल फील हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप भी कंसर्न थे कि क्या विंस मैकमैन जिंदा भी है या फिर नहीं। The baddest man on the planet! ये बात तो डेफिनेटली क्लियर है कि विंस मैकमैन का दिमाग एक नॉर्मल इंसान के दिमाग से बहुत अलग चलता था। क्रिस बेनवा जो कि ऐसा नेम है, WWE इसको कभी भी अपने टेलीविजन प्रोग्रामिंग शोज में मेंशन नहीं करती। रीजन इसके पीछे बहुत ऑब्वियस है। एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो आपको आई बटन पे यहाँ पे दिख जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में, जो कि क्रिस बेनवा के बारे में मैंने पूरी बताई है, किस तरीके से उन्होंने अपनी फैमिली को ही खत्म कर दिया। और उसके पीछे हमेशा एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है WWE में जिस तरीके से कोई ड्रग को लेकर पॉलिसी नहीं थी। और विंस मैकमैन का फाइनली इस चीज के ऊपर कुछ कहना था। वो कहते हैं कि ड्रग या फिर WWE में जो चेयर शॉट्स हैं या किसी भी तरीके की इंजरी से क्रिस बेनवा का ये कांड करने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि क्रिस बेनवा एक फ्लॉड ह्यूमन बीइंग था, और WWE में जो भी हैपनिंग्स हुई उसका क्रिस बेनवा की डेथ और उनके इंसिडेंट से कोई भी लेना देना नहीं है।
कंकशन जैसी कोई चीज WWE में उनके लिए हुआ ही नहीं करती थी और फॉर्मर WWE सुपरस्टार क्रिस, जिनको इसी कंकशन वाली थिंग की वजह से जल्दी रिटायर होना पड़ा था, वो डॉक्टर ही बन जाते हैं इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और विंस मैकमैन को ये बात उस पॉइंट पर भी पसंद नहीं आई थी कि कैसे जिस चीज में वो बिलीव नहीं करते, कैसे कोई बंदा उसके बारे में सोच सकता है, रिसर्च कर सकता है। लेकिन एट द एंड कंकशन वाली चीज एक थिंग बताई जाती है WWE में, जिसकी वजह से WWE में एक प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से आज के टाइम में आप देखते हुए कि कोई भी सुपरस्टार चेयर से सीधा हेड पे शॉट खा नहीं सकता। शुरू में ये चीज किसी को भी WWE में पसंद नहीं आई थी कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पॉट है हमारे स्पोर्ट का, लेकिन फिर सबको रियलाइज हुआ कि सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है सुपरस्टार्स की हेल्थ, ताकि वो ज्यादा टाइम तक WWE के लिए सर्व कर सके। अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटना अपने आप में कितनी बड़ी बात है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन विंस मैकमैन के हिसाब से अंडरटेकर भी गलत हैं और वो सही हैं। अंडरटेकर के हिसाब से वो कंकशन हुआ था उनको मैच में, जिसकी वजह से उनको उस मैच से पहले की, मैच के बाद की कोई मेमोरी नहीं है। लेकिन विंस मैकमैन का ऐसा कहना था कि अंडरटेकर को कोई कंकशन हुआ ही नहीं था, बल्कि वो एक शॉक में थे क्योंकि लास्ट मिनट का डिसीजन था अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ने का। तो सिर्फ अंडरटेकर ट्रॉमेटाइज थे कि उनकी इतनी सालों की स्ट्रीक टूट रही है, जबकि उनको हेड से या फिर कंकशन से इस बात का कोई भी लेना देना नहीं है। ओवन हार्ट की डेथ, जो कि WWE के सबसे बड़े ट्रैजिक इवेंट्स में से एक है, इसको हमने पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जब ऊपर से सीधा रिंग में आके गिरते हैं काफी फीट की ऊंचाई से और ओवन हार्ट की वहीं पर डेथ हो जाती है। तो क्या उस पॉइंट पर वो शो WWE का कंटिन्यू होना चाहिए था? इस पर विंस मैकमैन बोलते हैं कि कोई भी फैन जो कि सरीना में बैठा है उसने ओवन हार्ट को गिरते हुए नहीं देखा क्योंकि लाइट्स उस समय ऑफ थी, और कोई भी बंदा यहाँ पर किसी की डेथ देखने नहीं आया, वो शोज को एंजॉय करने के लिए आया है। तो मैंने भी वही चीज करी जो कि मेरे अंदर का बिजनेस माइंड बोलता था, और इसलिए मैंने डेथ होने के बावजूद भी किसी सुपरस्टार के उस शो को कंटिन्यू रखा। It wasn't illegal to buy steroids from a physician. I bought some from him. विंस मैकमैन का माइंड कुछ इस तरीके से चीजों को देखता है कि वो कभी भी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में गलत नहीं हो सकता। WWE में सुपरस्टार्स को अच्छा दिखना होता है, इसके लिए वो अपनी बॉडी बनाते हैं, फिजिक पे ध्यान देते हैं, रेगुलर जिम हिट करते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले का टाइम बहुत डिफरेंट था, जब विंस मैकमैन डायरेक्टली ना कहते हुए कि किसी सुपरस्टार को स्टेरॉइड्स लेने चाहिए, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी फिजिक और बढ़िया हो सकती है तो वो तुम्हारे लिए खुद एक अच्छा डिसीजन होगा, जो कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सुपरस्टार्स को पुश करता था स्टेरॉइड्स लेने के लिए। और ये वो टाइम भी था जब WWE के ऊपर एक्सपोज होने के, फेक होने के भी काफी ज्यादा रिमार्क पास होते थे कि ये सुपरस्टार्स यहाँ पे कभी असली में लड़ते नहीं है। काफी सारे रिपोर्टर्स आते थे WWE को कवर करने नहीं बल्कि उनको एक्सपोज करने। तो जब किसी रिपोर्टर से विंस मैकमैन की खुंदक होती थी तो सीधा लॉकर रूम में जाके बोलते थे कि अगर कोई इस रिपोर्टर को अच्छे से हैंडल कर सकता है तो ये बहुत बढ़िया बात होगी। कहीं ना कहीं वो कहते थे कि विंस मैकमैन को एक फेवर चाहिए अगर इस रिपोर्टर को कोई ठिकाने लगा सकता है। और पास में ऐसा इंसिडेंट हुआ भी है जब डेविड नाम के सुपरस्टार ने लिटरली उस रिपोर्टर को जाके ही पंच कर दिया। ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन को आज हम हस्बैंड वाइफ कपल के तौर पे देखते हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे विंस मैकमैन का ही दिमाग है। वो इनडायरेक्ट वे में स्टेफनी मैकमैन को बोलते हैं कि तुम्हें भी कोई एक अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए ट्रिपल एच के जैसा। स्टेफनी मैकमैन कहती है कि ट्रिपल एच की बात हो रही है, लेकिन विंस मैकमैन डिसएग्री करते हैं कि नहीं, मैं ट्रिपल एच की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रिपल एच के जैसे किसी बंदे की बात कर रहा हूं। और उस पॉइंट पर शेन मैकमैन को बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि किसी ऐसे बंदे से शादी हो स्टेफनी मैकमैन की जो कि इस रेसलिंग बिजनेस के अंदर बिलोंग करता है। विंस मैकमैन ने जो अपनी कंपनी को बिल्ड किया तो उन्होंने काफी सारे इंडी शोज से, जो छोटे लेवल पर शोज हुआ करते थे, वहां से सुपरस्टार्स को उठा के वो लेके आते हैं अपनी कंपनी पर बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए। ये बात उनके लिए तब तक बिल्कुल सही थी, लेकिन जब यही सेम चीज WCW ने करी, उन्होंने WWE के सुपरस्टार्स को हायर करना शुरू किया और वो सारी स्पॉटलाइट वो अपनी कंपनी में लेके आए, तो विंस मैकमैन के हिसाब से चीजें गलत थी। यहाँ पे फिर से विंस मैकमैन एक बहुत बड़े हिपोक्रेट दिखते हैं और उनका सिंपल इसके पीछे एक्सप्लेनेशन था कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी कंपनी के लिए बेटर काम कर रहा था। Performing is easy. Being yourself is the more difficult part. एक ईगोइस्टिक माइंड होने के साथ साथ एक बड़ी क्रेजी साइड भी है विंस मैकमैन की, और ये आपको पता चलेगा इस इंसिडेंट से जब ब्रेट हार्ट ने लिटरली स्पिट किया था विंस मैकमैन के मुंह पर मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के बाद। तो विंस मैकमैन का फोकस इस चीज के ऊपर नहीं था कि ब्रेट हार्ट ने मेरे ऊपर स्पिट किया, बल्कि उनका इस डॉक्यूमेंट्री में कहना यह था कि वाह, ब्रेट हार्ट का क्या निशाना है। एटीट्यूड एरा के टाइम पर अपने अंडरवेयर में शॉन माइकल्स कुछ चीज डाल के लेके जाते हैं ताकि जब वो टेलीविजन पर देखें तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए, जो कि दिखने में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अजीब दिखना था। इस चीज के लिए विंस मैकमैन ने शॉन माइकल्स को फाइन कर दिया कि ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। लेकिन उसके एक हफ्ते बाद जाकर जब रेटिंग्स आई, उनको दिखा कि इस चीज को तो एक्चुअल में लोगों ने पसंद किया है। तो वही चीज जिसके लिए विंस मैकमैन ने पहले शॉन माइकल्स को फाइन किया था, अब वो बहुत ज्यादा खुश थे और कहते हैं दिस इज एटीट्यूड, और अचानक से वो चीज अब विंस मैकमैन के लिए उनकी फेवरेट थी। इस डॉक्यूमेंट्री में जब उनसे सवाल ही पूछते हैं कि क्या तुम्हारे दिमाग का दूसरी साइड किसी और चीज के बारे में सोच रही है, तो विंस मैकमैन ने एक बहुत ही अजीबोगरीब, जो कि सुनने में भी बड़ा अजीब है, इस तरीके का आंसर दिया। वो कहते हैं मेरा दिमाग सोच रहा है बहुत सारी फन चीजों के बारे में इन्वॉल्विंग सेक्स।
I deserve a spanking. विंस मैकमैन के हिसाब से रिटायर होने जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट पे रिटायर होना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हारे लिए लाइफ खत्म है, अब आगे जीने का कोई मतलब है नहीं तुम्हारे लिए। विंस मैकमैन का ऑन स्क्रीन कैरेक्टर मिस्टर मैकमैन, जब उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे रियल लाइफ में और तुम्हारे कैरेक्टर में कोई सिमिलैरिटी है, तो इस पर विंस मैकमैन का कहना था कि इसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन बाकी जो काफी करीबी रहे हैं विंस मैकमैन के, शॉन माइकल्स, ब्रूस प्रिचर्ड और स्टीव ऑस्टिन, जब उनसे पूछा जाता है तो किसी ने आंसर दिया कि वो कैरेक्टर बिल्कुल दोनों सेम है, किसी ने बोला एग्जैजुरेटेड है, लेकिन विंस की नजर में वो दोनों चीजें डिफरेंट थी। और अगर आप मिस्टर मैकमैन के टेलीविजन वाले कैरेक्टर को देखोगे जिसमें काफी सारी क्वेश्चनेबल चीजें हैं और इन लोगों का कहना है कि इन दोनों में काफी सिमिलैरिटी है, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि रियल लाइफ विंस मैकमैन का कैरेक्टर भी कैसा था। It's not my fault that I happen to be a self-made billionaire. सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज जो कि इस नेटफ्लिक्स के डॉक्यूमेंट्री से निकल के आती है वो है विंस मैकमैन के स्कैंडल, जिनके बारे में इस डॉक्यूमेंट्री के आने से पहले हमको बहुत सारी बातें पता थी। इवन इस डॉक्यूमेंट्री में भी विंस मैकमैन ने एडमिट किया कि उनके काफी सारे अफेयर रहे हैं और साथ में वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने सेक्स को तो एंजॉय किया, लेकिन एक इमोशनल स्टैंड पॉइंट से उनकी रिलेशनशिप के लिए उनकी वाइफ के साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। इतनी सारी बड़ी चीजें इतनी आराम से इतने सिंपल वे में विंस मैकमैन एडमिट कर रहे थे, तो आइडिया लगाया जा सकता है कि जिन स्टोरीज को विंस मैकमैन नहीं बताना चाहते वो किस लेवल तक कितनी एक्सट्रीम जा सकती हैं। जनरल ग्रांट के केस के बारे में भी इस डॉक्यूमेंट्री से हमको कुछ चीजें पता चलती हैं, किस तरीके से ट्रैफिकिंग के लिए उनको यूज किया गया, विंस मैकमैन अपने हिसाब से उनको यूज करते थे। और ब्रॉक लेसनर का भी नेम इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर मेंशन है। इससे पहले ब्रॉक लेसनर को रेफर किया गया था एक फॉर्मर यूएफसी स्टार की तरह, एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार की तरह, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में पहली बार ऐसा था कि ब्रॉक लेसनर के नेम को मेंशन किया गया। यहाँ पर कुछ जो स्क्रीनशॉट है, कुछ जो चैट्स हैं, वो ऐसी हैं जो देखने में, पढ़ने में ही अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है। जिस तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री में इस केस को दिखाया गया है, कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन का लिंक है, हमको ये देख के पता चलता है जिस तरीके के एलिगेशन रहे हैं। ब्रॉक लेसनर की वाइफ सेबल के बारे में भी इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ कहना है विंस मैकमैन का, जहां पर पिछले जो उनके केसेस, कोर्ट केसेस हुए, उनके बारे में कुछ याद नहीं है उन्हें। और जो हम बात सुनते हैं विंस मैकमैन की तरफ से ब्रॉक लेसनर के बारे में कि ब्रॉक लेसनर को हर एक वो चीज मिलती है जो कि वो चाहता है, वो बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में है कि सेबल वो इंसान है जो कि अब ब्रॉक लेसनर के पास है। कहीं ना कहीं इन चीजों को आपस में लिंक करता है और मुझे पता नहीं मैं इसके बारे में बोलूं क्या, लेकिन ये मेंटालिटी बहुत अजीब है। एशली मसारो, जिन्होंने 2019 में कमिट किया था, उनके साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी बात नहीं हुई। इस मुद्दे को हमेशा दबाया गया। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स के लिए कुवैत में वो जाती हैं और उनका यूज किया गया, उनको सेक्सुअली हरास किया गया और विंस मैकमैन ने इस चीज को कभी सामने नहीं आने दिया कि ताकि उनकी जो इमेज है, उनकी कंपनी की जो इमेज है, जो मिलिट्री लोगों की इमेज है, वो खराब ना हो। पार्लियामेंट डॉक्यूमेंट्री में विंस मैकमैन के ओनली गुड रिलेशन की बात करते हैं जो कि उनके बिजनेस के साथ है। अपने बिजनेस के लिए वो सब कुछ चीजें करने के लिए तैयार हैं। ब्रूस प्रिचर्ड अप्रिशिएट करते हैं विंस मैकमैन को कि उनकी ह्यूमन साइड को कभी दिखाया नहीं गया, क्योंकि जो उनकी वाइफ है उनको कैंसर से अगर किसी ने बचाया, उनको जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट किसी ने दिलाई, तो वो खुद विंस मैकमैन थे। डेफिनेटली हार्ड वर्क, डेडिकेशन और बिजनेस माइंडसेट के स्टैंड पॉइंट से देखें तो बहुत सारी चीजें हैं विंस मैकमैन से सीखने के लिए, लेकिन अगर आप उनकी रियल ह्यूमन साइड की बात करो तो चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि सोच के ही अजीब लगता है कि कोई बंदा अपनी लाइफ में ऑपरेट भी इस तरीके से कैसे कर सकता है। इस डॉक्यूमेंट्री में जो सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है ताकि ये उतनी अजीब ना लगे जितनी एक्चुअल में उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर है। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री के अंदर काम है वो पसंद आया भाई, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि इस टाइप की डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आपके लिए मैं इस चैनल पर लाता रहूं। डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंटेंट ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर आता रहता है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।